हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, हमने पोर्टिकल की बुक है वो रिवीजन में स्टार्ट की है। उसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, वो हमारा रिवीजन के लिए चल रहा है। हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब उसमें नेक्स्ट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं या भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण हैं वो क्या है। अब देखो, इसमें फर्स्ट आता है कि संघवाद। ठीक है, इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, कि एक लेवल से ज्यादा लेवल की सरकारें हैं वो होना, जैसे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। तो भारत में है वो संघीय शासन प्रणाली है वो पाई जाती है, क्योंकि भारत में केंद्र स्तर पर सरकार होती है, उसके बाद राज्य स्तर पर होती है और उसके बाद स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं वो होती हैं। सरकारों का होना, हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। अब भारत है उसमें क्या है कि राज्य के लेवल के ऊपर भी सरकारें हैं। अब जैसे हम बात करें तो हरियाणा में क्या है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, बीजेपी की सरकार है। ऐसे ही केंद्र में है वो बीजेपी की सरकार है, जहां पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो भारत में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारें हैं वो पाई जाती हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो शासन का तीसरा स्तर है, यानी स्थानीय स्तर की सरकारें हैं वो भी भारत में पाई जाती हैं। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी, कि जब संविधान सभा में देश के प्रत्येक नागरिक को जो वयस्क है, वयस्क में जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है, उनको वोट डालने के अधिकार को स्वीकृति दी, यानी मंजूरी दी, सिद्धांत को मंजूरी दी। तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि संविधान सभा के जो सदस्य थे A.K. अय्यर, उन्होंने कहा था कि यह कदम आम आदमी की जो यह वयस्क मताधिकार का जो सिद्धांत इसको अपनाया गया है कि यह कदम आम आदमी यानी कॉमन पीपल और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और विश्वास पर आधारित है। कि देश के, देखो क्या है कि वयस्क मताधिकार क्या है कि देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है जो 18 वर्ष की आयु है वो पूरी कर चुका है। इसमें अमीर और गरीब, अनपढ़ और पढ़ा लिखा, ठीक है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है वो मिलता है। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे A.K. अय्यर, उन्होंने कहा था कि यह लोकतांत्रिक सरकार में, कि लोग डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसमें लोगों की जो गहरी आस्था है उसका यह द्योतक और विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, कि वोट डालकर अपने नेता को चुनने या सरकार बनाने के अधिकार के जरिए ज्ञानोदय, लोगों में ज्ञान का उदय है वो लाएगी, क्योंकि इसमें लोग वोट डालकर अपनी पसंद के नेता का चुनाव है वो खुद करते हैं और इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को भाग लेने का अधिकार है, यानी देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का जो अधिकार है वो प्राप्त होता है। उसके बाद सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर, यानी केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव, यानी अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, कि लोग वोट डालते हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, और अपने अपने जो पसंद का नेता होता है, अपनी अपनी पसंद के नेता का चुनाव है वो खुद करते हैं, और जिसको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं वही चुनाव है वो जीतता है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को, कि भारत का जो संविधान है वो अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, कि उनको वोटिंग का अधिकार है वो देता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने
प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यह मतलब होता है कि देश में अपने जो प्रतिनिधि चुनते हैं उनमें लोगों की सीधी भूमिका होती है, क्योंकि लोग उसमें वोट डालते हैं और अपने नेता का चुनाव है वो स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इनको जनता को जवाब देना है वो पड़ता है। अगर कोई प्रतिनिधि जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरता और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता तो अगले चुनाव में जनता है उसको वोट नहीं देती और उसको प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुनती और किसी दूसरे प्रतिनिधि को वोट देती है और अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार में इन प्रतिनिधियों के ऊपर यह दबाव होता है कि वह जनता के प्रति जवाबदेही है वो होते हैं, क्योंकि उनको जनता को जवाब है वो देना होता है। अगर वो जनता को जवाब नहीं देते तो जनता है वो उनको जवाब दे देती है और अगले इलेक्शन में उनका चुनाव है वो ना नहीं करती। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि धर्मनिरपेक्षता। देखो धर्मनिरपेक्षता क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से, यानी राज्य है वो अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा है वो नहीं देता। कि राज्य है वो किसी भी एक अधिकृत धर्म के रूप में राजकीय धर्म को बढ़ावा है वो नहीं देता। जैसे हम भारत को कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत ने राजकीय रूप से किसी भी धर्म को बढ़ावा है वो नहीं दिया है। यहाँ सभी धर्मों को समान महत्व है वो दिया जाता है। सभी धर्मों के लोग हैं समान रूप से रहते हैं। किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव है वो नहीं किया जाता। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं यहाँ इक्वल रूप से रहते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जो भारत का पड़ोसी देश है, वहाँ का राजकीय धर्म है वो इस्लाम धर्म है। वहां पर इस्लाम धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकृति है वो दी जाती है और इस्लाम धर्म को ही ज्यादा महत्व है वो दिया जाता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है शक्तियों का बंटवारा। कि लोकतांत्रिक सरकार में या भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि इसमें शक्तियों का है बंटवारा है वो किया गया है कि शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर संस्थाओं में है वो बांटी गई है। जिसमें संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच शक्तियां है वो बटी हुई हैं और हर किसी का जो काम है वो फिक्स है, सभी अपना अपना काम है वो करते हैं। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं कि विधायिका में हमारे निर्वाचित जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है वो लोग विधायिका में होते हैं, वो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि है वो होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। जो कार्यपालिका है वो ऐसे लोगों का समूह होती है जो कानूनों को बनाने और शासन चलाने का जो काम है वो देखते हैं। फिर उसके बाद है न्यायालयों की न्यायपालिका। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका है वो कहा जाता है। राज्य की किसी भी शाखा, यानी राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि राज्य की कोई भी शाखा है वो अपनी सत्ता का या पावर का गलत इस्तेमाल न करे। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की हैं वो शक्तियां हैं वो एक दूसरे से अलग है वो होंगी और इन्हीं में शक्तियां हैं वो बटी हुई होती हैं। इनकी शक्तियां अलग होने का यह मतलब है कि जो राज्य की कोई भी शाखा है वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है वो नहीं करेगी। सरकार की जिम्मेदारी होती है, अब सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, यानी किसी भी कानून को बनाना और लागू करना यह सरकार की जिम्मेदारी है वो होती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है, वो जो राज्य है वो एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में, कि राज्य है वो एक ऐसी संस्था होती है जो एक निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है कि भारतीय जो राज्य है वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जिसमें जनता वोट डालकर सीधे अपने नेता का चुनाव है वो करती है, यानी जनता स्वयं अपने नेता को चुनती है।
सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। जो सरकार है वो राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक है वो होता है, और राज्य का जो मीनिंग होता है वो सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक है वो होता है। तो ये भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण लक्षण थे। अब इसमें एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।